हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स संसार के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10th साइंस के फिजिक्स वाले पार्ट के प्रथम चैप्टर से संबंधित है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ प्रमुख छोटी छोटी परिभाषाएं होती हैं, वो सब क्या होती हैं। चूँकि ये सारी परिभाषाएं आगे के टॉपिक के समझने में काफ़ी सहायता करती हैं, इसलिए आपको इन सारी परिभाषाओं के बारे में ज्ञान होना परम आवश्यक है। अगर आप ये सारी परिभाषाएं नहीं जानते हैं तो फिजिक्स को जो प्रकाश वाला चैप्टर को समझने में बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो अगर आपको सारी परिभाषाएं अच्छे से समझना है, याद करना है, नोट्स बनाना है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, सारी परिभाषाएं आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि गोलीय दर्पण क्या होता है, तो गोलीय दर्पण की अगर कोई परिभाषा पूछे कि गोलीय दर्पण है क्या, तो हमने आपको बताया था कि ऐसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं गोलीय दर्पण। हमें पढ़ना क्या है, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो हेडिंग लिखेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित प्रमुख परिभाषाएं, जिसके अंतर्गत हमें जो हमारा प्रथम टॉपिक है, जो प्रथम पॉइंट आपको पढ़ना वो होता है दर्पण का ध्रुव, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं पोल। दर्पण का ध्रुव, ये दर्पण का ध्रुव क्या होता है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और नहीं भी पूछा जाता तो भी आपको मालूम होना चाहिए अगर आप 10th या 12th में पढ़ रहे हैं तो। ध्रुव क्या होता है, तो जैसे आप गोलीय दर्पण हमने बताया दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल। तो एक फिगर हम पहले बनाते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक अवतल दर्पण है। अब अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो इसके परिभाषा हमने बताया था कि जिसका परावर्तक तल बीच में दबा हुआ होता है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। सामने वाला जो पृष्ठ है ये आपका होता है परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक तल भी इसको बोल सकते हैं। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल बीच में दबा हुआ होता है उसको हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। अब इसमें ध्रुव क्या होता है, तो ध्रुव क्या होता है, जैसे ये आपका दर्पण है तो इस पूरे दर्पण का एक कहीं ना कहीं मिड पॉइंट मध्य बिंदु होगा। तो जो आपका दर्पण का मध्य बिंदु होता है उसको हम लोग दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी मान लीजिए ये पॉइंट आपका क्या है, इसका मध्य बिंदु है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दर्पण का ध्रुव हो जाएगा। यानी अगर कोई परिभाषा पूछे कि दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, तो सिंपली आपको बताना है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। फिर से सुनिए एक बार, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। P क्यों, क्योंकि P का मतलब होता है पोल और पोल मीन्स होता है ध्रुव। तो आई होप आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। सेकंड आपका जो आपका अगला टॉपिक है वो आता है आपका वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र अंग्रेजी होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र क्या होता है, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा गोलीय दर्पण होता है वो किसी न किसी गोले का भाग होता है। अब अगर ये किसी गोले का भाग है तो गोले का कहीं न कहीं अपना एक केंद्र होता है। तो जो भी गोले का केंद्र होता है वही केंद्र क्या होता है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। जैसे इस फिगर को अगर हम कंप्लीट करें तो मान लीजिए इसको आप मानिए तो ये कहीं न कहीं ऐसे कुछ एक इस प्रकार से गोला रहा होगा जो कि काट करके इसको निकाल दिया गया और इससे एक दर्पण बनाया गया है। तो अगर ये गोला रहा होगा तो इस गोले का कहीं न कहीं केंद्र भी रहा होगा और वही केंद्र जो होगा वो दर्पण का क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा और इसको हम लोग कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। तो अगला जो आपका टॉपिक है वक्रता केंद्र, इसकी कोई परिभाषा पूछे कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो आप इसकी परिभाषा लिखेंगे कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। थर्ड आपका आता है वक्रता त्रिज्या। दो हमने महत्वपूर्ण पॉइंट बता दिए। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है आपका वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या चीज़ है, तो वक्रता त्रिज्या की दो परिभाषाएं आप लिख सकते हैं। एक परिभाषा तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि हमारा गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। एक परिभाषा तो ये हो गया कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और सेकंड तरीके से आप परिभाषा लिख सकते हैं कि जो आपका वक्रता केंद्र होता है और जो आपका ध्रुव होता है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो लंबाई होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता
त्रिज्या कहते हैं। तो एक परिभाषा आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की लंबाई को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, या एक दूसरी तरह से आप परिभाषा लिख सकते हैं। आपको अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से परिभाषाएं मिलेंगी और दोनों परिभाषाएं सही हैं कि हमारा गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो आपका चौथा पॉइंट आता है वो होता है आपका मुख्य अक्ष, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। अब देखो मुख्य अक्ष क्या होता है, तो परिभाषा ध्यान से सुनिए, सारी परिभाषा यहाँ तक आप नोट करते रहिए, और अगर ना समझ में आए तो वीडियो को फिर से आप रिवाइज कीजिए और उसको आप फिर से नोट कीजिए। मुख्य अक्ष क्या होता है, तो जो आपका वक्रता केंद्र होता है और जो आपका दर्पण का ध्रुव होता है, तो वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली जो आप सीधी रेखा खींचते हैं, वही जो रेखा होती है उसको हम लोग दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्यान से सुनिए, दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा, दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। फिर से सुनिए, दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। इसको आप ऐसे बना सकते हैं, ऐसे, और इसको नाम दे दीजिए एक्स डैश। इसको प्रदर्शित करने का कोई विशेष कंडीशन नहीं है कि इसे CPR जैसे कि हमने इससे पहले परिभाषाओं में पढ़ा इस प्रकार से, तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है, आप जो चाहें वो आप प्रदर्शित करते हैं। तो हमने इसको मान लिया कि एक्स डैश जो क्या है आपका मुख्य अक्ष है। परिभाषा कोई पूछे तो आप बताएंगे दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो आपका अगला पॉइंट है वो होता है आपका मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, मेन फोकस। अब ये मुख्य फोकस क्या है, तो ध्यान से सुनिए परिभाषा। हम लोग जानते हैं कि दर्पण में क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। क्योंकि जो भी प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ती हैं उनकी अधिकांश मात्रा पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है। तो इस घटना को हम लोग कहते हैं कि हाँ प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन से ही आप मुख्य अक्ष को समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपका एक दर्पण है, कौन सा दर्पण है, तो आपका अवतल दर्पण है। मान लीजिए कि इस अवतल दर्पण पर इसी मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें कुछ इस प्रकार से आ रही हैं, प्रकाश की ये किरणें हैं। ये क्या है, प्रकाश की किरणें, प्रकाश किरणें। तो जब ये प्रकाश की किरणें इस दर्पण पर पड़ेंगी तो उस स्थिति में ये दर्पण से क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, परावर्तित होंगी, और ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी न किसी बिंदु को प्रतिच्छेद करते हुए ऐसे आगे की ओर बढ़ती हैं। तो ये जिस बिंदु, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं वही बिंदु आपका क्या होता है, दर्पण का मुख्य फोकस होता है। अब अवतल दर्पण के परिप्रेक्ष्य में इसकी परिभाषा आप लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से, अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। फिर से सुनिए एक बार, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। अब उत्तल दर्पण के परिप्रेक्ष्य में इसकी परिभाषा क्या होगी, तो उत्तल दर्पण का ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक तल जो होता है वो बीच में उभरा हुआ होता है। तो इसकी परिभाषा कुछ थोड़ी सी डिफरेंट होती है। वो क्या होती है उसको समझिए। ये मान लीजिए आपका दर्पण का ध्रुव हो गया और ये आपका क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। तो मान लीजिए कि मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे प्रकाश की किरणें आ रही हैं। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आएंगी, अब चूंकि उधर पेंट किया गया तो उधर तो प्रकाश की किरणें जाएंगी नहीं, क्योंकि दर्पण का एक तल क्या होता है, पेंट किया गया होता है। तो ये क्या होंगी, ये पुनः उसी माध्यम में रिफ्लेक्ट होंगी, ऐसे वापस होंगी। अब चूंकि ये किरणें अलग अलग दिशाओं में रिफ्लेक्ट हो रही है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो एक दूसरे से तो मिलने कोई चांस है नहीं। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, इन किरणों को कल्पना करते हैं कि मान लीजिए किसी न किसी ऐसे बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी। आपको ऐसा लगेगा कि वो किसी न किसी एक ऐसे बिंदु से आ रही हैं। तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम लोग उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। परिभाषा आप ध्यान से सुनेंगे, नोट करेंगे कि आप इसका अलग अलग फिगर भी बनाएंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें
उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, और इसे हम लोग कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। चूंकि फोकस है तो इसका जो प्रदर्शन होगा, निरूपण होगा, वो आपका कैपिटल F होगा, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो। ठीक, तो ये हो गया आपका मुख्य फोकस। इसके बाद जो आपका अगला परिभाषा है वो आपका होता है फोकस दूरी। फोकस दूरी अंग्रेजी होगी फोकल लेंथ। अब ये फोकस दूरी क्या चीज़ है? तो अगर हम लोग बात करें फोकस दूरी की, तो जो आपका दर्पण का मुख्य फोकस होता है, एक ही फिगर से सारी परिभाषाएं हैं। दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की लंबाई को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। ध्यान से सुनिए, दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की लंबाई को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ से आप नोट करेंगे, ये आपका स्मॉल एफ द्वारा इसको निरूपित किया जाता है। इसको आप ऐसे निरूपित करेंगे, दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की जो लंबाई होती है उसे दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा आप लिखेंगे, दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की लंबाई को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो आई होप आपको फोकस दूरी भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो आपका अगला परिभाषा है वो होता है आपका द्वारक। दर्पण का द्वारक, अपर्चर ऑफ मिरर। अपर्चर ऑफ मिरर, स्पेलिंग आप चेक कर लीजिएगा, शायद सही है। दर्पण का द्वारक क्या होता है? दर्पण का द्वारक, जैसे आपका एक दर्पण होता है तो दर्पण का एक निश्चित लंबाई होती है। जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है? दर्पण है। तो ये जो दर्पण का मैक्सिमम व्यास है, जिससे प्रकाश की किरणें अगर इसके अंतर इस व्यास पर पड़ती हैं तो उस स्थिति में उसका परावर्तन होगा। तो यही जो मैक्सिमम व्यास होता है दर्पण का, उसी को हम लोग दर्पण का द्वारक कहते हैं। यानी आप परिभाषा लिखेंगे कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मैक्सिमम यानी अधिकतम, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के अधिकतम व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के अधिकतम व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो आई होप आपको ये परिभाषा भी समझ में आ गया होगा कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के अधिकतम व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसके बाद जो आपका लास्ट पॉइंट है वो आपका आता है फोकस तल। फोकस तल अंग्रेजी होगी फोकल प्लेन। फोकस तल, फोकस तल क्या होता है? तो चूंकि यहाँ पर देखो एक हो गया फोकस, अब फोकस तल क्या होता है? तो मुख्य अक्ष के अभिलंब, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल सी परिभाषा, ये सब एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ऊपर के जो आपके फोकस दूरी से ऊपर की जितनी परिभाषा ये एग्जाम में पूछी जाती है, नीचे वाली परिभाषा ये दोनों द्वारक और तल बहुत रेयर केस में ही पूछा जाता है। ध्यान से सुनिए, मुख्य अक्ष जो आपका है, मुख्य अक्ष के अभिलंबवत मुख्य फोकस से होकर जाने वाले तल को दर्पण का फोकस तल कहते हैं। ध्यान सुनिए, मुख्य अक्ष के अभिलंबवत मुख्य दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाले तल को दर्पण का फोकस तल कहते हैं। अगर फिगर बनाए तो कुछ इस प्रकार से बनेगा ऐसे। तो ये जो आपका प्लेन है, यही प्लेन क्या है? फोकस तल है। ऐसे ये आपका प्लेन क्या है? फोकस तल। फोकस है दर्पण के मुख्य अक्ष के अभिलंबवत। अभिलंबवत क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री कोण बनाता है, इसलिए इसको अभिलंबवत बोलते हैं। तो दर्पण के मुख्य अक्ष के अभिलंबवत मुख्य फोकस से होकर जाने वाले तल को दर्पण का फोकस तल कहते हैं। तो आई होप आपको ये परिभाषा भी समझ में आ गई होगी। जितनी महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी वो सारी की सारी हमने इस वीडियो में आपको बता दिया। तो अगर आपको सारी परिभाषाएं समझ में आई हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में शेयर करें और लाइक भी जरूर कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ इसी चैप्टर से संबंधित। और अगर आपको क्लास 10th के और भी वीडियो चाहिए, कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके उसको ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो जो भी अपलोड की जाए चैनल पे उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।